जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 12 सितंबर। जी हाँ, आज डेट कौन सी हो गई, 12 सितंबर। और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। फिर चलेंगे अपनी क्लास की तरफ। बट उससे भी पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें दें कि क्लास आपको कैसी लगती है। और इस हम जो भी हम ये पढ़ाई करते हैं, हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास आप शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपने स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो पहले तो देखेंगे आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। वैसे तो हर दिन बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, बट जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उन्हीं पे हम चर्चा करते हैं। तो जैसे हम देखेंगे 12 सितंबर को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार अर्थात इंटरनेशनल फर्स्ट एड डे के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, 12 सितंबर को इंटरनेशनल फर्स्ट एड डे के रूप में मनाया जाता है। और भारत में ध्यान दीजिएगा, नाना साहेब की जयंती आज के दिन ही मनाई जाती है। नाना साहेब कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी थे। एवं राजकुमार शुक्ल की जयंती। तो राजकुमार शुक्ल कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह से जुड़े प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। तो हमने 3 महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जाना। एक तो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। और वहीं राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर नाना साहेब की जयंती एवं राजकुमार शुक्ल की जयंती आज यानी कि 12 सितंबर को मनाई जाती है। आई होप जितनी भी अभी तक हमने चर्चा किया आज के दिवस के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्या, हम देखेंगे फ्रेंड्स एक टेबल जिसके अंतर्गत कैलोरीज रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ इन अडल्ट मैन। ओके, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो पहले हमने एक बार इसको देख लिया है ऐसे नॉर्मली, बट आज इस पर चर्चा करेंगे कि जो भी हम भौतिक क्रियाएं फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनमें व्यय होने वाली ऊर्जा, जैसे सोने में हमारी कितनी ऊर्जा व्यय होती है, शांत रह के लेटे रहने में कितनी ऊर्जा हम व्यय करते हैं। तो ऐसे जो जो हम क्रियाएं करते हैं उस सब में हमारी कितनी कैलोरी बर्न होती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट इससे भी पहले जो है हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रीवियस क्लास कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड हम इसमें भी हमने एक टेबल देखा था जिसमें हमने चर्चा की थी डेली अलाउंसेस ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता, जिसमें हमने देखा था शैशवावस्था में कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि जब व्यक्ति शैशवावस्था की एज 0 से लेकर 6 माह और 6 से 12 माह में महीने की जो उम्र होती है उसको शैशवावस्था अर्थात इन्फेंसी पीरियड कहा जाता है। इसमें कैलोरी की मांग कितनी होती है शरीर के वजन के अकॉर्डिंग, तो आप ये देख सकते हैं। फिर हमने बाल्यावस्था पे चर्चा किया था कि बाल्यावस्था यानी कि 1 से लेकर 12 साल की जो एज होती है उसमें हमने अलग अलग एज देखी थी। तो 1 से 3 वर्ष के जो बच्चा होता है उसको कितनी कैलोरी चाहिए पर डे, तो 1240। और 4 से 6 वर्ष के बच्चे को 1690, 7 से 9 वर्ष के बच्चे को 1950 और 10 से 12 वर्ष का जो बच्चा है उसको 2000 से लेकर के 2300 तक की कैलोरी की आवश्यकता होती है। कब? बाल्यावस्था में। उसी तरह हमने किशोरावस्था पर चर्चा किया था, लड़के को कितनी कैलोरी चाहिए। किशोरावस्था कहाँ से प्रारंभ होता है? 13 से लेकर के 19 वर्ष तक। तो हमने लड़के की भी देखी थी और लड़की की भी देखी थी। अकॉर्डिंग टू गर्ल्स जो बॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है कैलोरी की वो ज़्यादा होती है, आप ये देख पा रहे होंगे। फिर हमने वयस्क पुरुष यानी कि जो एडल्ट एज होती है उसमें जो कम वर्क करते हैं, कम क्रियाशील व्यक्ति को कितनी कैलोरी चाहिए, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति की कैलोरी और अधिक क्रियाशील व्यक्ति की कैलोरी। फिर हमने उसमें एडल्टहुड की जो महिलाएं होती हैं उनको कितनी कैलोरी चाहिए। साथ ही साथ वृद्धावस्था यानी कि 70 वर्ष से ऊपर की जो एज है वो क्या है? वृद्धावस्था। इसको हमने देखा था कि कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी हमने हमारी प्रीवियस क्लास में कवर किया था। फिर हमने देखा था शारीरिक क्रियाशीलता क्या होती है, इसके बारे में चर्चा किया था। शारीरिक क्रियाशीलता को आप देख लीजिए, कम क्रियाशील
जो व्यक्ति होता है उसको ऊर्जा मांग पुरुष को कितनी होती है और महिला को। मध्यम क्रियाशील व्यक्ति जो होता है उसमें पुरुष और महिला को कितनी ऊर्जा चाहिए। और अधिक क्रियाशील यानी कि जितना जो जैसे जिस हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी करता है अकॉर्डिंग टू उसकी जो है कैलोरी की मांग उसी हिसाब से कम ज़्यादा होती है। पुरुष महिला दोनों का हमने देखा था। फिर हमने देखा था मांसपेशीय क्रियाएं। ध्यान दीजिएगा ये जो पॉइंट्स हैं ना कि जैसे मांसपेशीय क्रियाएं, शारीरिक क्रियाशीलता, ये हमने क्या देखा था, किसमें हम इसको कवर कर रहे थे। हमारा टॉपिक क्या था, तो शरीर में कुल ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत हम ये जो टॉपिक है कवर कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने चर्चा की थी कब, हमारे प्रीवियस क्लास में। तो ये भी आपने देख लिया कि एक और टेबल जिसमें हमने बोला विभिन्न भौतिक क्रियाओं में व्यय होने वाली ऊर्जा। जब आप सोते हैं तो कितनी ऊर्जा आपकी व्यय होती है, तो 1.0, लेटे रहने पे 1.17, आराम से बैठना 1.20, बातचीत कर जब आप बात करते हैं तो कितनी ऊर्जा आप व्यय करते हैं 1.40, लेक्चर सुनते टाइम 1.47, खिड़की साफ करते टाइम 3.64, टाइप करना जब आप टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप पे बैठ के तो उस टाइम कितना ऊर्जा व्यय करते हैं 1.58, पोछा लगाने में 3.99, पहाड़ पर चढ़ना 8.82, इस्त्री यानी कि कपड़ा प्रेस करते टाइम 3.76, सीढ़ी से उतरना 5.85 कैलोरी ऊर्जा आपकी खर्च होती है। जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो 15.24 कैलोरी ऊर्जा बर्न होती है और जब आप रनिंग करते हैं तो 33.08 कैलोरी जो है आपकी ऊर्जा बर्न होती है और जब आप चलते हैं तो 3.71 किलो कैलोरी ऊर्जा आपकी बर्न होती है। तो आप ये बता सकते हैं कि जब जो आप कार्य करते हैं उसमें आपकी कितनी कैलोरी ऊर्जा बर्न होती है। पेड़ को काटते टाइम 3.60, भोजन करते टाइम 1.22, खड़े होकर हल्का कार्य करना 1.93 किलो कैलोरी, झाड़ू लगाते टाइम 3.21 किलो कैलोरी, तैरना 8.70 किलो कैलोरी की ऊर्जा बर्न होती है, स्नान करते टाइम 2.28 किलो कैलोरी। तो आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें हमारी कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा बर्न होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है और वैसे भी आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। और आप देखिए सभी में से जितने भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं ना, सब में से ज़्यादा कैलोरी किस में बर्न हो रही है, रनिंग में। तो जो बहुत ज़्यादा जिसका हैवी वेट होता है, बहुत जल्दी इसको कैलोरी बर्न करनी, अपना वेट लॉस करना है, तो आप ये भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेल्थ तो उनके लिए रनिंग कितना बेनिफिशियल है। तो रनिंग करने से कितनी ऊर्जा बर्न होती है, तो ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं तो उपरोक्त तालिका जो हमने टेबल देखा तो उस पर स्पष्ट है कि धीरे धीरे चलने से कम शक्ति व्यय होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जितना ज़्यादा आप किसी काम को स्पीड में करेंगे उतनी ही आपकी ऊर्जा बर्न होगी, जबकि तीव्र गति से चलने से अधिक ऊर्जा व्यय होती है। जॉनसन ने ऊर्जा मांग को विभिन्न तापमानों पर अलग अलग बताया। इसके लिए इन्होंने एक ही कार्य को 3 तापमानों यानी कि 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, 85 फ़ारेनहाइट तथा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग करके बताया कि एक ही कार्य को विभिन्न तापमानों में करने से उपापचय की गति एवं शक्ति का व्यय 100 फ़ारेनहाइट पर अधिक थे। प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि मानसिक कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक कैलोरी यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं BMR, पता होना चाहिए आपको। BMR का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आ जाता है, बताइए, तो आपको पता होना चाहिए बेसल मेटाबॉलिक रेट से हमेशा कम होती है। परंतु अधिक मेहनत करने वालों तथा रिक्शा खींचने वाला जो रिक्शा चालक होता है, कुली, कारखाने में काम करने वाले मजदूर, किसान आदि को अपने बाह्य कार्य करने के लिए BMR का मीनिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर का हाव भाव, बैठने उठने का ढंग पर भी ऊर्जा मांग निर्भर करता है। नंबर 4 है जो फैक्टर इफेक्टिंग हम देख रहे हैं कारक, किसको, शरीर में कुल ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक में नंबर 4 क्या है, गर्भावस्था एवं दुग्ध स्त्राव अवस्था, अर्थात प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पीरियड।
के दौरान, तो गर्भाकाल के दौरान शरीर में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। यानी कि जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उस समय क्या होता है, शरीर में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि गर्भवती स्त्री के गर्भ में शिशु का विकास हो रहा होता है। गर्भस्थ शिशु माता के शरीर से ही भोजन एवं सभी प्रकार के पौष्टिक तत्वों को ग्रहण करता है। वैज्ञानिकों ने शोध करके यह निष्कर्ष निकाला है कि पूर्ण गर्भकाल तक गर्भ के समुचित विकास के लिए 80,000 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, क्या निष्कर्ष निकला है कि पूर्ण गर्भकाल तक गर्भ के समुचित विकास के लिए 80,000 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही माता को भी स्वयं की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में आधारीय चयापचय दर अर्थात बीएमआर से क्या अभिप्राय है, बेसल मेटाबॉलिक रेट में 22% तक की वृद्धि हो जाती है। गर्भवती स्त्री का निरंतर वजन क्या होता है, बढ़ता जाता है तथा पूर्ण गर्भकाल तक वह 10 to 12 kg वजन प्राप्त कर लेती है। यानी कि जब उसका गर्भकाल, यानी कि जब वो गर्भकाल की अवस्था पूर्ण होने वाली हो तब तक लेकर के 10 से 12 kg का वजन उसका बढ़ जाता है। गर्भावस्था में 300 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन अधिक लेनी चाहिए। तो ये तो हमने गर्भाकाल की बात की। अब तो नेक्स्ट है हमारा दुग्ध स्त्रवण अवस्था, यानी कि जब बच्चे को माता अपना दूध पिलाती है अर्थात ब्रेस्ट फीडिंग की अवस्था। तो यह वह अवस्था होती है जब माता शिशु को स्तनपान अर्थात ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। इस अवस्था में भी माता को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती। क्यों होती है कि FAO के अनुसार, FAO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रथम 6 माह में एक स्वस्थ धात्री माता जिसे पूर्ण पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्राप्त होता है उसके स्तनों में प्रतिदिन 850 ml दूध का निर्माण होता है। ये किसने बताया है? WHO के अनुसार कि प्रथम 6 माह, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 महीने तक अगर उसकी माँ स्वस्थ है तो एक स्वस्थ माता में जो पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्राप्त होता है उसके स्तनों में प्रतिदिन 850 ml दूध का निर्माण होता है। इसलिए धात्री माता को दुग्ध स्त्रवण यानी कि दुग्ध पान के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि गर्भवती स्त्री से तुलना करें तो प्रतिदिन धात्री माता को 700 किलो कैलोरी ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रेगनेंसी में तो थोड़ी सी कम होती है, बट जब एक महिला माँ बन जाती है, बच्चे को दूध पिलाती है, उस समय उसको 700 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कब से? गर्भवती पीरियड के, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड के बाद। तो ये आपने देख लिया। अभी एक टेबल समझ लेते हैं। तो गर्भावस्था एवं दुग्ध स्त्रवण अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता किलो कैलोरी प्रतिदिन, यानी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पीरियड। तो शारीरिक क्रियाशीलता, साधारण क्रियाशील 1875, कब की बात हो रही है? 1875 प्लस 300 आप कर दीजिए जब स्त्री गर्भवती होती है। ठीक है, तो इतना हो गया। फिर मध्य क्रियाशील 2225 और प्लस 300, अधिक क्रियाशील 1925 और प्लस 300, ये जब महिला क्या होती है? गर्भवती होती है। वहीं अगर धात्री अवस्था, जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है, उसमें देखा जाए तो 0 से 6 माह में प्लस 550 प्लस 6 से 12 महीने में कितना? प्लस 400 और प्लस 550, 0 से 6 महीना और प्लस 400 6 से 12 महीना, प्लस 500 प्लस 400 6 से 12 महीना। तो ये आपने देख लिया। एक साधारण स्त्री को कितने किलो कैलोरी की ऊर्जा चाहिए, और एक जब वह स्त्री गर्भवती होती है तो 175 में आप क्या कर दीजिए? 300 प्लस कर दीजिए, यानी कि 2175 किलो कैलोरी की ऊर्जा उसको प्रतिदिन चाहिए। वहीं अगर मध्यम क्रियाशील है तो डेली कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, उसमें 300 प्लस कर दीजिए। तो ऐसे आप देख सकते हैं। आई होप इस टेबल के माध्यम से आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट हमारा जो कारक है क्या है? जलवायु अर्थात क्लाइमेट। शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता मौसम के अनुरूप घटते बढ़ते रहती है। सर्द भरी जलवायु में जब वातावरण का तापमान कम हो जाता है तब शरीर के तापमान का नियमन हेतु ऊर्जा मांग बढ़ जाती है। सर्दी के मौसम में जब व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े नहीं पहनता है तो वह कांपने लगता है। कांपने की क्रिया से शरीर में ऊर्जा की बचत होती है।
शरीर में ऊर्जा मांग की पूर्ति हेतु गर्म वस्त्र पहनने पड़ते हैं। साथ ही सर्दियों में अधिक भोजन खाया व पचाया जाता है। इसके विपरीत गर्मी के मौसम में तथा गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों को कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर ताप के नियमन हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही गर्मियों में व्यक्ति की परिश्रम करने की क्षमता भी अधिक हो जाती है। नंबर 6 है शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल हेल्थ। शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता शारीरिक स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है। बुखार की स्थिति में शरीर में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान के अंतर से 7% BMR बढ़ जाता है, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। परंतु वे रोग जिसमें बुखार नहीं आता है तब ऊर्जा की मांग नहीं बढ़ती, जैसे मधुमेह, डायरिया, दस्त, अतिसार आदि। उपरोक्त स्थिति में केवल आंतरिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए तथा अत्यंत हल्का कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे उठना बैठना, थोड़ी दूर तक पैदल चलना, धीरे धीरे अन्य कार्य करना इत्यादि। नंबर 7 है लिंग भेद अर्थात सेक्स डिफरेंस। लिंग में अंतर के कारण भी शरीर में ऊर्जा प्रभावित होती है। किशोरावस्था में जब से लड़के लड़कियों में यौन परिवर्तन प्रारंभ होता है तो ऊर्जा के मांग में अंतर आ जाता है। किशोर किशोरियों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। साथ ही उनकी शारीरिक संरचना, आकृति और आकार में भी अंतर होता है। इसलिए किशोर यानी कि जो लड़के होते हैं तो किशोर को किशोरी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहले भी हमने देखा ये चीज़। किशोर की क्रियाशीलता खेलने कूदने, व्यायाम करने, साइकिल चलाने, तैरने आदि क्रियाओं में बढ़ जाती है, जबकि किशोरियों का कार्यक्षेत्र सीमित हो जाता है। वे घरेलू कार्यों को करने जैसे सिलाई, बुनाई, पेंटिंग, खाना पकाना, बर्तन धोना आदि कार्यों को करती हैं। इस कारण उन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि ऐसा नहीं है। आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो आज के समय में लड़के लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। लड़कियां भी घर के बाहर जा कर के खेल रही हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं। पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुरुष का शारीरिक वजन एवं क्षेत्रफल महिला की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये भी क्या करता है, शरीर की कुल ऊर्जा को प्रभावित करने वाला कारक है। क्या, लिंग भेद। नंबर 8 है विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया अर्थात स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। भोजन ग्रहण करने से हमें क्या होती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न करते हैं। भोजन के बाद उत्पन्न होने वाले ऊष्मा के उत्पादन को ही विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया अर्थात स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन कहते हैं। इसे निम्न उदाहरण द्वारा आसानी से समझा जा सकता है कि क्या है विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मासिक आय कितना है, 15,000 रुपये की व्यक्ति है, वो महीने में कितना कमाता है, 15,000 रुपये कमाता है। उसे इस आय पर आयकर इनकम टैक्स देना पड़ता है और उसे आयकर के रूप में 2,000 रुपये प्रति माह जमा कराने पड़ते हैं। यानी कि एक व्यक्ति है महीने का 15,000 कमाता है और वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को क्या करता है, इनकम टैक्स के रूप में 2,000 उसमें से दे देता है। तो उस व्यक्ति की वास्तविक आय 15,000 रुपये ना होकर 13,000 रुपये ही होगी, क्योंकि वह व्यक्ति 13,000 रुपये ही खर्च कर सकेगा, क्योंकि उसने 2,000 तो टैक्स दे दिया। ठीक उसी प्रकार जब हम भोजन में कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन को ग्रहण करते हैं तब इन भोज्य पदार्थों का पूर्ण अवशोषण नहीं हो पाता, बल्कि इनका कुछ अंश पाचन क्रिया में व्यय हो जाता है। जब हम 100 ग्राम कार्बोज को ग्रहण करते हैं तो इसका 98% भाग ही अवशोषित हो पाता है। शेष 2% भाग पाचन एवं चयापचय की क्रिया में व्यय हो जाता है। इसी तरह 100 ग्राम वसा से 5% ऊर्जा व्यय होता है, 95% क्या होता है, अवशोषित होता है। 100 ग्राम प्रोटीन के सेवन से 92% हम क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, तथा 8% ऊर्जा हमारी क्या होती है, व्यय हो जाती है। अर्थात प्रोटीन का 8%, वसा का 5% तथा कार्बोज का 2% ऊर्जा क्या होता है, पाचन के दौरान शरीर में टैक्स के रूप में व्यय हो जाता है। इसी टैक्स को विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया या भोजन का ऊर्जात्मक प्रभाव अर्थात कैलोरीजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड भी कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। नंबर 9 है आधारीय चयापचय अर्थात बेसल मेटाबॉलिज्म। जब व्यक्ति पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में होता है तब उस समय भी उसके शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय धड़कना, रक्त का परिसंचरण, भोजन का पाचन, अवशोषण, उपापचयन, मूत्र का उत्सर्जन, सांस लेना व छोड़ना आदि क्रियाएं क्या होती निरंतर
निर्विघ्न रूप से होती रहती हैं। इन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आंतरिक अंग सदैव क्या होते हैं, क्रियाशील अर्थात एक्टिव रहते हैं, परंतु इन क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा व्यय होती है, अर्थात जो ऊर्जा हमें ग्रहण करते हैं वो खर्च होती है। साथ ही शारीरिक ताप के नियमन में भी ऊर्जा व्यय होती है। अतः इन अनैच्छिक क्रियाओं को करने में तथा शरीर ताप के नियमन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही का क्या कहा जाता है, आधारीय चयापचय दर अर्थात बेसल मेटाबॉलिक रेट अर्थात BMR कहते हैं। इसकी परिभाषा से अच्छे तरीके से समझते हैं तो आधारीय चयापचय को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में क्या, पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में एक व्यक्ति के शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को तथा शरीर ताप के नियमन में जितनी मात्रा में ऊर्जा व्यय होती है उसे ही क्या कहते हैं, आधारीय चयापचय कहते हैं। सेम वही चीज़ इन्होंने इंग्लिश में लिख रखी है, आप देख सकें। द एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ सब्जेक्ट एट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट एंड हैविंग normal body temperature and in post absorptive state. Example, 12 hours after the intake of last meal is known as basal metabolism है। basal metabolism is the energy metabolized for involuntary activities by a person lying quietly and in a relaxed conditions awake in a post absorptive start 12 hours after last meal and at a comfortable temperature। तो ये हमने देखा क्या, शरीर में कुल ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आधारीय चयापचय को नापना अर्थात मेजरिंग बेसल मेटाबॉलिज्म कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमने क्या क्या देखा एक बार आपको रिवीजन करा देती हूँ। तो हमने आज कंप्लीट कर लिया शरीर में कुल ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंतर्गत हमने उम्र एवं शारीरिक वृद्धि देखी, दूसरा शारीरिक क्रियाशीलता, तीसरा मांसपेशी क्रिया, चौथा गर्भावस्था एवं दुग्ध स्त्रावण अवस्था अर्थात प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, जलवायु, शारीरिक स्वास्थ्य, लिंग भेद, विशिष्ट गत्यात्मक क्रियाएं, आधारीय चयापचय अर्थात बेसल मेटाबॉलिज्म। तो इन सभी को डिटेल में हमने आज की क्लास में पढ़ा। आज की क्लास में इनको हमने अच्छे से समझा। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए, पर फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाता है, कोई भी क्यूरी, किसी वर्ड कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में ना आया हो, या फिर कोई सेंटेंस ऐसा है जो आपको समझ में ना आ रहा, तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपना डाउट ले सकते हैं। आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड किया जाएगा, बट प्लीज़ कमेंट करेंगे तभी तो चीज़ें पता लगेंगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कमेंट करिए, अपने डाउट्स आप बताइए हमें। और क्लास कैसी लगी प्लीज़ फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।